हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे साथ है आशुतोष राम टेके सर, और सर का एमपीपीएससी 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। तो आइए सर से गाइडेंस लेते हैं और उनके अनुभव जानते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, और उनका गाइडेंस लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू सो मच, और आपको भी थैंक यू जो मुझे आपने अपने चैनल पे इनवाइट किए हैं। सर, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, सब के बारे में। मैंने ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और 2020 में मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला है। मैंने 2018 में दिया पहला अटेम्प्ट, इसका 2019 का भी अभी मेरा 9 अगस्त से इंटरव्यू चालू होने वाले हैं, और 2021 में भी मेंस मैंने दिया है, और इस तरह से मैं 2022 में भी अभी मेंस देने के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने जब 2018 में सोचा था कि मैं एमपीपीएससी की तरफ मेरा रुझान बना था, और वहाँ से ही मैंने अपनी जर्नी शुरू किया। मेरे जो बड़े भाई हैं विनय रामटे के, उन्होंने भी साथ में मेरे साथ 2020 का इंटरव्यू दिया है, और उनके नोट्स से और उनकी जो इंस्पिरेशन लेकर भी मैंने पढ़ाई किया हूँ, और धीरे धीरे आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि एमपीपीएससी के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा और आपने फॉलो भी किया होगा कि एमपीपीएससी चाहता क्या है, क्योंकि माइंडसेट पता होगा तभी हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएंगे। एमपीपीएससी जनरली थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए। अगर 60 से 70% फैक्चुअल है, उसके बाद कुछ कुछ कंसेप्चुअल भी चीज़ें हैं। लेकिन जो डिमांडिंग है, जैसे कि हम पॉलिटी का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें आर्टिकल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। किस चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन के किस चैप्टर से लिया गया है उस सवाल को, और कौन सा आर्टिकल है। फिर अगर कोई जजमेंट है क्या, जैसे इरा सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में जो आया है केस, अगर आईटी का कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो उसमें अगर हमने ये मेंशन कर दी है, तो ये बहुत बेहतर क्वालिटी का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से माइंडसेट यही है हमारा कि मेंस पर्सपेक्टिव में थोड़ा फैक्चुअल, हमें 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है फैक्ट्स के साथ, और 11 नंबर में हमारे पास स्कोप बढ़ जाता है कि हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो माइंडसेट में यही कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट के साथ साथ थोड़े थोड़े फैक्ट्स भी रटते भी चलें जहाँ जहाँ रटने की चीज़ें हैं, और एक अगर कंसेप्ट बनाने से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम मांगती है हमें कि ज़्यादा समय मांगती है, कभी प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद अगर वहाँ सफल नहीं हो पाए तो फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो धैर्य भी बहुत रखना पड़ता है, और साथ ही साथ में हम ऐसी चीज़ की कंसोलिडेट करते चलें ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहें। ये कहना चाहूँगा जी। आपको तैयारी के दौरान जो एमपीपीएससी की आपकी जर्नी रही है, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ और सोशल मीडिया ने आपके लिए क्या रोल प्ले किया, वो आपके लिए पॉजिटिव था या निगेटिव था, कैसा था? और अगर निगेटिव था तो कैसे बचना चाहिए इससे, अब बताइए। सोशल मीडिया का मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा रोल रहा। जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो कुछ नोट्स टेलीग्राम में अवेलेबल होते थे, व्हाट्सएप के थ्रू कई सारी टेस्ट सीरीज़ जो हमारे फ्रेंड्स लोगों ने लगाए हैं वो हमें दे देते थे। कुछ पीडीएफ के थ्रू नोट्स होते थे, वो मुझे मिलते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक ये भी है कि जैसे मैं कुछ लिमिटेड सोशल मीडिया बैकग्राउंड यूज़ करता था, जैसे कि मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था उस समय। अभी मैं सेलेक्ट हुआ तब मैंने ये अकाउंट बनाया। मेरे पास व्हाट्सएप था और टेलीग्राम था। फेसबुक मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था। तो चूँकि क्या है, ये बहुत ज़रूरी था कि टेलीग्राम में नोट्स हमें मिलेंगे, और इंटरनेट का यूज़, एक वाइस यूज़ ऑफ इंटरनेट हर एस्पिरेंट को करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमने अगर यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में एक रील निकल के आ गई, तो फिर वो आधे 1 घंटे तक हमारा समय वेस्ट हो जाता है। तो हम अपने आप के ऊपर संयम रखें। जितना ज़्यादा विवेक के साथ हम कार्य करेंगे और विवेक के साथ हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकेंगे। ये कहना है। पढ़ाई के दौरान आप मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ाई करते थे या फिर ऑन रहने देते थे? आपका इतना कंट्रोल था अपने आप पे? शुरू में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने भी बहुत ज़्यादा उसके सागर में गिर चुका था मोबाइल के, कभी कभी कुछ करता था तो इसलिए मैं एयरप्लेन मोड में डाल देता था, किसी का फ़ोन ना आए, और सारे गेम से लेकर जितनी ऐसी चीज़ें थी डिस्ट्रैक्ट करने वाली मोबाइल में, वो सब डिलीट कर चुका था। लेकिन फिर भी एक मोबाइल का कीड़ा होता है मन में, तो इसलिए मोबाइल को दूसरे रूम में रख दिए, या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही जेब में रख लिए। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें देखना भी पड़ता है हमें, जैसे कि टेलीग्राम में और यूट्यूब में कई सारी वीडियोस होती है, उनके थ्रू हम जानकारी लेते हैं।
तो एंड ऑफ द डे आप जब तक ये मेंटल सेटअप नहीं बनाएंगे कि मुझे ये नहीं करना है और ये करना है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि हम अपने आप को समझाएं। कई लोगों के कुछ शौक रहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, ये करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लाइब्रेरी में और मैंने 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठा, मान लेते 10 घंटे बैठा, लेकिन मैंने जब बाद में सोचा इस चीज़ को कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई कर पाया हूँ और जो बाद के 6 घंटे हैं उनमें बस आना जाना, कभी मूवी भी देखते कई लोग लाइब्रेरी में मूड फ्रेश के लिए। हाँ, तो वो 4 घंटे की पढ़ाई हो गई, लेकिन हम बैठ 10 घंटे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 10 घंटे बैठ रहे हो तो क्यों ना आपकी इफ़िशियंसी 8 घंटे की हो, एटलीस्ट इफ़िशियंसी 8 घंटे की हो। तो वो इफ़िशियंसी के लिए हम जो चाहते हैं वो कर लें। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि हम अगर चॉकलेट खा के आना चाहते हैं, हमारी चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा है, तो जाके चॉकलेट आप खा लीजिए और जो भी आपको लगता है आप कर लीजिए और उसके बाद आगे पढ़िए। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप सिर्फ पढ़िए, फिर दूसरी डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए। और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, अगर जब आपने सोची कि अब मेरा इंजॉय टाइम है, मैं अपने फ्रेंड से इससे उससे मिलूंगा या फ़ोन में बात करूंगा, तब आप उस समय पढ़ाई की बात मत करिए। फिर आप इंजॉय कर रहे हैं तो उसको फुली आप इंजॉय कीजिए। तो इससे मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा बेहतर इफ़िशियंसी हमारी रहेगी उतना ज़्यादा हम सफलता के पास पहुंच जाएंगे। जी। और जैसे कि ऐसा कभी हुआ है कि आप पढ़ने ही बैठे हैं कि मैं आज तो बहुत पढ़ूंगा, और पढ़ते हुए 15 मिनट हुए हैं और आपने उस दिन फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में नहीं किया, तो किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने बोला कि थोड़ा सा घूमने चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको कभी आप नो कहते थे कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा, या फिर बोलते थे कि हाँ मैं भी घूम आता हूँ? मुझे लगता है कि एक तो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाइस यूज़ ऑफ इंटरनेट के साथ साथ वाइस यूज़ ऑफ फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे सारे फ्रेंड्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सर्कल में इतने बच्चे थे जो कि एमपीपीएससी में मेंस लिख रही है या फिर आगे बढ़ चुके, तो उनसे हमें मार्गदर्शन भी मिलता था। तो जब वो चीज़ें खुद ही मेंस में अप्लाई कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं मेंस, तो वो खुद भी बाहर नहीं जाते थे और मुझे भी नहीं पूछते थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती थी और मुझे बड़ा गर्व होता है बताने के लिए कि मुझे जो फ्रेंड्स मिले वो इस चीज़ को समझते थे कि आप पढ़ना चाह रहे तो पढ़ें। अगर मैंने फ़ोन नहीं भी उठाया तो भी वो मुझसे नाराज़ नहीं होते थे, और अगर नाराज़ हो भी जाएँ तो आज सेलेक्ट होने के बाद भी वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि इतने समय बाद तुमने फ़ोन नहीं किए, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं आज तुम्हें। तो इस बारे में मना करने से बिल्कुल नहीं डरना है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, मतलब प्रायोरिटी आप पढ़ने को ही देना है। लेकिन ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन में नहीं रखना है कि ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा या बुरा मान जाएगा। आप एक बार जब सफलता को प्राप्त करेंगे तो सारी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तैयारी के दौरान ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो मोस्टली न्यू एस्पिरेंट करते हैं और जो उनको नहीं करनी चाहिए? बेसिक स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे। पहली तो ये दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा अंदर अंदर का डीपली लेवल का पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो बहुत ही, जैसे कि मैंने बोला कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, ये तो आ ही नहीं सकता है, और उसको रिवाइज करते भी नहीं। फिर क्या होता है, जब प्रीलिम एग्ज़ाम में जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि जबलपुर में था कि भोपाल में था, जबलपुर में था कि भोपाल में था। तो ये होता है लैक ऑफ रिविज़न की वजह से। हमने पढ़ा है उस चीज़ को, लेकिन लैक ऑफ रिविज़न की वजह से बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस कारण फिर वो चीज़ें हमारे माइंड से हट जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप हमेशा से बेसिक स्टडी पर ध्यान दें। खासकर मेंस में भी बोलूँगा मैं कि कुछ कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, प्रीलिम में भी ऐसे कुछ सवाल आएंगे, 10 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत भारी सवाल होंगे और शायद ही किसी से बनते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात किया, तो उनका भी यही कहना था कि जो बेसिक क्वेश्चन है उनको आप कंसोलिडेट कीजिए, जितने स्ट्रेंथन आप कर सकते हो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आप एवरेज टू एवरेज अटेम्प्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे नए एस्पिरेंट्स जो आते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि मुझे ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। इंटरनेट में देखेंगे, चाहे किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स में देखेंगे, और वो परेशान हो जाएंगे कि मुझे इसके नोट्स नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। पर मैं ऐसा कहूँगा कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, आपके पास 99 क्वेश्चन है और आपको उन 99 क्वेश्चन में स्कोर करना है। आप 2 नहीं बन रहे, 10 नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, आपके पास जो है उनको आप बहुत अच्छा करिए, ये कहना चाहूँगा। आप टारगेट कैसे बनाते थे? आपका वन डे का टारगेट रहता था कि आज का टाइम
आज मुझे बेस्ट करना है, या वीकली रहता था कि इस वीक में, या मंथली रहता था आपका? ऐसा कोई टारगेट मैंने सेट नहीं किया। और जैसे ऐसा भी होता है ना कि ये लोग का कि मैं हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, वैसा भी मेरा कोई सेट नहीं था। मैंने मतलब मेरा टॉपिक बाय टॉपिक होता था कि आज मैंने केमिस्ट्री के 2 टॉपिक कर लिया हूँ, और मैं अगर इनके जब तक ये 4 टॉपिक नहीं करूँगा तब तक मैं उठूँगा नहीं। तो ये होता था, और उसके बाद भूख प्यास सब भूल जाते थे, और उसके बाद फिर हम तैयारी करते थे। तो बीच बीच में कभी ऐसे मोमेंट आते थे कि मतलब जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ और पेंडिंग बहुत रहता था। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अंतिम में मतलब हर दिन की रात में एक बार ज़रूर देखें कि हमने दिन भर में क्या किया है, और अपनी जो जो भी पेंडिंग वर्क्स चल रहे हैं, पुराना क्या क्या करना है, और आगे हम लोग टारगेट जो बना के रखे हैं कि मान लो हमारे पास 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में हमको किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना समय देना है। तो ये चीज़ों के लिए आप जब तक ये टारगेट बनाएंगे, फिर एक चेक एंड बैलेंस भी बना के रखना है कि अब 20 दिन में अब हमने जो हो गया है छोड़ देते हैं, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो हमें कितनी बेहतर तरीके से करना है। और एक और चीज़ है इसमें कि आप इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, है ना? कि जैसे मेरे साथ ये था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के उतने ज़्यादा नोट्स नहीं थे, और मैं उसको स्किप भी कर देता था कई बार। लेकिन कुछ जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, और कुछ कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसमें मैं थोड़ा ध्यान देता था, जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, जो कम वेटेज है। उसका नंबर ठीक है 30 नंबर का होता है मेंस में, लेकिन हाँ सिलेबस छोटा है, तो ये स्किप और आइडेंटिफिकेशन के साथ आगे बढ़ते थे इस तरह से। आपका रूटीन कैसा रहता था स्टडी का? जब 2020 में मैंने मेंस दे रहा था, तब मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, यहाँ से निकलता था, और नाश्ता करके लाइब्रेरी में बैठता था। उसके बाद फिर 12 से 1 बजे के बीच में मेस में खाना खाता था, और उसके बाद थोड़ा टहलने के बाद फिर से अब लाइब्रेरी में बैठता था। फिर उसके बाद मैं वापस चाय पीने के लिए 5 बजे के अराउंड निकलता था। उसके बाद फिर लाइब्रेरी बैठता था, और इस तरह से 8 बजे फिर खाना खाने, उसके बाद 12 बजे तक बैठता था मैं, और उसके बाद फिर घर जाता था। और घर में मतलब इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान कि अब सीधा अपने को बेड दिखता है। तो उस तरह से हम फिर ये मेरा रूटीन रहता था। और मैंने इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, कभी कभी सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन फिर भी कभी एक बार ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी बंद थी, और मेरा सेटअप ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी में ही सारी चीज़ें पढ़ूंगा। लेकिन हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना ही पड़ेगा कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रूम में भी पढ़ा, घर में भी पढ़ा, और लाइब्रेरी में भी पढ़ा। कभी कहीं जाने का, संडे नाइट को मेस ऑफ रहती थी, तो कुछ कुछ इधर से उधर खा लिए, और उसके बाद फिर बैठ गए। मतलब एंड ऑफ द डे हमारा मोटो था कि हमारे पास अगर ये 20 दिन बचे, तो 20 दिन के अंदर हम कैसे न कैसे करके हम उस टारगेट को पाना है। आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती थी कभी ऐसा? बिल्कुल कंटिन्यूटी कई बार ब्रेक हुई। और ये कंटिन्यूटी के मामले में ये बोलूँगा कि जैसे मैं अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, अब मैंने उसमें यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा, है ना, और डेलीगेशन पढ़ा, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा। अब वो बोर हो जाता है इंसान उससे पढ़ पढ़ के। तो उसमें ये होता है कि फिर उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ लें, उसके बाद हम एसए का थोड़ा देख लें, थोड़ा सा हिंदी का देख लें, तो धीरे धीरे हम अगर गियर चेंज करते जाए अपने सिलेबस के, तो वो एक इंटरेस्ट बना रहता है, और हम बोर नहीं होते हैं। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज और ब्रेक भी लेते रहें, कि जैसे 15 लगभग आधे घंटे के बीच में थोड़ा टहल लिए, किसी ऐसे मोटिवेशनल व्यक्ति से बात कर लिए। मोटिवेशन में जैसे फादर मदर हो गए मेरे लिए, मेरे कुछ सेलेक्टेड दोस्त थे जिनसे मैं बात करता था, तो वो उन लोग अपना बताते थे कि मैं बिज़ी हूँ अभी, मैं बाद में बात करूँगा। तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि देखो आज ये हमें समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो बाद में बोलते थे मुझे कि मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, ऐसा करके आप मुझे लगा लेना बाद में। तो जैसे मम्मी पापा से बात कर लिए तो एक मोटिवेशन मिलता, नहीं आप करिए करिए, मिलेगा मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो फिर उसके बाद एकदम रिचार्ज हो जाता है इंसान, और उसका दोबारा से फिर उसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं जर्नी को। आप उनके लिए बताइए जो बच्चे इंदौर आते हैं, और आजकल हर एक चीज़ बिजनेस पर्पस से चल रही है, इतना बाजारीकरण हो गया है। तो कोई बच्चा आता है तो वो यही देखता है कि कहाँ से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए हैं, टॉपर्स। अब वो जब किसी कोचिंग में जाता है तो एक ही एस्पिरेंट की फ़ोटो या एक ही सिलेक्टेड इंसान की फ़ोटो हर कोचिंग में लगी रहती है। तो वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सी कोचिंग उसके लिए अच्छी है,
और वो एक ही बार, इतने पैसे नहीं है उसके पास कि एक बार एक कोचिंग अच्छी नहीं लगी तो दोबारा भी पैसे दे दे वो। हम्म। पहली बात तो फोटो देख के किसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट की फ़ोटो लगभग सारी कोचिंग में मिल जाएगी। और दूसरा कि जब तक कि हमने उसका क्रिटिकली एनालिसिस नहीं किए हैं, रिगरस एनालिसिस नहीं किए किसी भी चीज़ का, हर तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करके देखना है। जैसे बुद्धिज़्म में भी एक थ्योरी होती है, उसमें हम हर तरीके के जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, अनेकांतवाद जैनिज़्म में होती है। अब ये यही तो सिखाता है हमें जो पढ़ाई है, कि उनका एनालिसिस कर लिए कि कोचिंग ए में फैकल्टीज़ अच्छी है, लेकिन कोचिंग बी में टेस्ट सीरीज अच्छी है, कोचिंग सी में ऐसा है, कोचिंग डी में ऐसा है। और यूट्यूब में भी जो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, कई लोग फ्री में मटेरियल अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आती है डिसिप्लिन की। बिल्कुल। अभी कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमारे पास सारे कोचिंग ए के नोट्स रखे हुए हैं लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो हम अपने हिसाब से बैठेंगे, लेटे लेटे देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, या फिर आज का काम कल पे अटका दे रहे हैं। तो कोचिंग लगाने का उद्देश्य ये है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्ट रहेंगे तो अच्छी चीज़ है, और दूसरा कि डिसिप्लिन मैनर में करेंगे। लेकिन अगर बिना कोचिंग के भी ये चीज़ें करी जा सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए परसेवरेंस, उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए, और अपने ऊपर संयम रखना है, डिसिप्लिन मैनर में करना है, तो ये चीज़ें होगी। और बच्चों के लिए कहूँगा कि आप जिस भी कोचिंग में जाएं, एक बार ज़रूर अपने बड़ों से और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर नहीं भी हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक बार ज़रूर पूछें और अंतिम निर्णय लें। और जहाँ तक अगर ज़्यादा फीस है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा फीस, क्योंकि इतनी फीस देकर आखिर तो वही बनना है। हाँ, क्योंकि वो कंटेंट आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल है फ्री में, बस इसे कि डिसिप्लिन मैनर में आपको करना है। तो वीक में आप ब्रेक कब लेते थे पढ़ाई के दौरान? कि जैसे रहता था ना कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट बोलते हैं कि वो संडे को नहीं पढ़ते थे या पूरा दिन अपने इंटरटेनमेंट के लिए देते थे, तो आपका कैसा रहता था? आप डेली पढ़ना प्रेफर करते थे, केवल कुछ टाइम ही इंटरटेनमेंट के लिए अलॉट करना है, या फिर पूरा दिन डेडिकेटेड रहता था कि आज नहीं पढ़ना है क्योंकि मैंने 6 दिन तक पूरी पढ़ाई की है अच्छे से? ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ा ना हो। तो पहला टारगेट तो रहता था पढ़ना है, लेकिन जब सुबह 7 बजे से स्टार्ट हमारी पढ़ाई होती है और जब रात्रिकालीन के 8 बजते आ जाते हैं और खाना खाने के बाद अब हमें नींद आती है, तो जब शरीर आपका बोल रहा है कि आपको सो जाना चाहिए, तो आपको सो ही जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो सिर्फ पन्ने पलटते हैं हम। और उस बीच में फिर अगर किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो आज हम बाहर खाना खाते हैं क्योंकि मेस ऑफ है या कुछ और है, तो फिर चले जाना चाहिए। और पर हाँ, उसमें भी आइडेंटिफाई करना है हमें कि ऐसे लोगों के साथ ना जाए जहाँ पे हम और ज़्यादा फंस सकते हैं, हम अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय निर्माण क्षमता काफ़ी अच्छी होना चाहिए मेरी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपको निर्णय लेना है, क्यों ना वो निर्णय हम पहले ही ले लें। हमें एक ज़िला संभालना है, एक तहसील संभालना है, और हम अपने ही शेड्यूल को नहीं अगर संभाल पाएंगे तो फिर हम कैसे कार्य करेंगे, है ना। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप अपनी जो डिसीजन है वो उस तरह से लें जो आपके सफलता में साथ दें, और ब्रेक लें बिल्कुल, जैसे कि आपने बोले कि बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना चाहिए। और फैमिली प्रेशर था आपकी इस जर्नी में, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, इसलिए रिजल्ट आने में इतना टाइम हो जाता है, इतने केस चलते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं, तो बिल्कुल फैमिली प्रेशर था, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने कभी भी मुझे इस बारे में प्रेशराइज नहीं किए। हाँ, ये जरूर बोले कि कारी है, दिक्कतें आइडेंटिफाई करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि अपने आप में देखिए कि आपका मेंस हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, लेकिन आप 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया था फाइनल सिलेक्शन, तो मुझे बोला गया कि आप देखिए अपनी चीज़ें में। मेंस में कहाँ, क्योंकि मेंस 1400 नंबर की होती है, 1400 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस होती है। तो मुझे पापा हर समय ये बोला करते थे कि आप मेंस में इतने नंबर ला लीजिए कि आपको इंटरव्यू में अगर कम भी नंबर मिले तो भी आप सेलेक्ट होंगे, और हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आप कोई भी टेंशन मत लो, सारी टेंशन हमें दे दो, और पूछते रहते बार बार कि पैसा कौड़ी तो है कि नहीं, आपके पास पैसे की कमी तो नहीं है। मम्मी भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। पर ऐसा है कि फैमिली प्रेशर, चूँकि मेरी एज भी काफ़ी हो गई थी, अभी मैं 29 साल का हूँ, तो मैंने अभी मेरी 5वीं मेंस होगी अगर 2022 की लिखूँगा तो इस तरह से एक जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, हताशा हुई, कई लोगों ने कुछ चीज़ें बोले भी कि अब तुम्हें प्राइवेट जॉब करना चाहिए। मैंने IIT धनबाद से किया है ग्रेजुएशन, तो मेरे सारे दोस्त जो हैं वो अभी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, PSUs में हैं,
तो मैंने दोस्तों से जब भी बात करता था तो मुझे वो बोलते थे कि आ जा, अब आपको स्टार्टअप करना है तो हमारे स्टार्टअप से जुड़ जाना। कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने फिर कंक्लूड करके किया कि जब हमने इतनी मेहनत किए हैं तो थोड़ा और सही हल्का सा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ये मांगती है, तो हमने हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखा और इस फील्ड में आगे बढ़ा। अगर किसी को प्री निकालना है तो उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका प्री एक बार में निकल जाए? बिल्कुल। पहला तो जो सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है वो है एमपी। एमपी में जैसे हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एमपी की जो करंट अफेयर्स हैं वो, एमपी में जितने मेले होते हैं, ट्राइब्स कहाँ कौन से फेस्टिवल्स होते हैं उनके, तो एमपी जैसे नदियों का उद्गम स्थल, तो इस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग 30 से लेकर 35 क्वेश्चन एमपी से आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि एमपी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उसको लगभग 7 से 8 बार तो एटलीस्ट पढ़े हैं। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुका हूँ तो कई सारी चीज़ें मुझे ऐसे मुखाग्र याद है। और दूसरा आता है आयोग के अच्छे खासे नोट्स हैं। हमारा सबसे बेस्ट जो फ्रेंड है वो है पुराने पेपर्स और सिलेबस। और हाँ, तो पुराने पेपर में भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली रिपीट होते हैं, तो हम पुराने पेपर को कंठस्थ करें तो वहाँ से 3-4 नंबर हमारे वो हो गए, पक्के हो गए। उसके बाद फिर आयोग आता है। आयोग में भी पुराने क्वेश्चन को देख के हम लगा लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फिर आता है आईटी सेक्टर। तो आईटी में कंप्यूटर आता है, टेपोलॉजी आता है और नेटवर्किंग आता है। तो हम वो उसको कैटेगराइज कर लें और छोटे छोटे उसके नोट्स बना लें। कहीं से भी आप बना सकते हैं, इंटरनेट का भी माध्यम पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि आपको उस उन डेप्थ में नहीं जाना है। आप बेसिक सवाल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए। कुछ सवाल डिफ़िकल्ट आएंगे, नो डाउट आएंगे, लेकिन वो छोड़ने के लिए आते हैं। वो आपको सताने के लिए आएंगे, आपको प्रताड़ित करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उनसे साइड होते हुए निकल जाना है आगे, है ना। ये हो गया। और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई भी जैसे बुक्स आएगी तथ्यवान की या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर आप उठा लें, उसमें भी छाट के पढ़ना है कि विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड किसको मिला है, और भी 1-2 अवार्ड होते हैं। फिर ये तीरंदाजी एकेडमी कब बनी, तो जैसे कि स्टैटिक सवाल जो होते हैं और जो करंट अफेयर के भी सवाल हैं, इनको भी एक बार देखते चले। 2 महीने के समय काफ़ी है, मुझे लगता है 1.5 महीने में तैयारी हो सकती है। उसके बाद फिर जो अपना जो स्टैटिक सिलेबस है, जैसे पॉलिटी कोर जोन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, तो इन चीज़ों में फिर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। अब मेंस, अगर आपके पास कोई आता है एस्पिरेंट की, सर बताइए मेंस कैसे निकलेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या कर ले तो उसका मेंस निकल जाए? ओके, तो मेंस के लिए एक थोड़ी बड़ी जर्नी है। आपको एग्ज़ाम तो 6 दिन की है, लेकिन वो 6 महीने मांगती है। और आपके पास ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ के नोट्स हो, लेकिन सबसे पहले तो माइंड सेटअप बनाना है। जैसे कई स्टूडेंट इसी चीज़ में दिक्कत में रहते हैं कि हमारा मीडियम क्या रहेगा, हिंदी रहेगा कि इंग्लिश रहेगा। मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने पहले कभी सोचा कि कई सारे नोट्स जो है वो हिंदी में अवेलेबल है, पर मैंने एक सेट गाइडलाइन बना लिया कि मुझे इंग्लिश से ही लिखना है, या अगर मुझे हिंदी से लिखना था तो मैंने बोला कि इसमें तो चेंज नहीं होगा। पहला तो ये है। दूसरा कि हमें जितनी भी चीज़ें स्टडी करना है वो अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन आ रहे हैं एमपीपीएससी में, उन्हीं अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि जो बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं जब 2018 में पहली बार प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस किया था। सिलेबस मेरे पास था और मैंने देखा था कि 2014 से लेकर 2018, 19, 20 तक कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को मैंने सारी चीज़ें लिख लिया। फॉर्मेट बना लिया। हाँ, 3 नंबर के अलग, उस समय 6 नंबर के, तो 6 नंबर के अलग और 15 के अलग, अभी 5 के और 11 के आ रहे हैं, वो अलग अलग कर लिए। उसके बाद देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार आ रहे हैं, बार पूछे जा रहे हैं, तो उनमें डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, अगर 4 स्टार लगाए तो उसको तो आप कंठस्थ कर लीजिए कि वो तो कभी भी आ सकता है। और उससे ये होगा कि आप जब उसको कंठस्थ करेंगे, चूँकि बार आ रहा है, तो वो आपका समय बचाएगा। अभी उसको बहुत जल्दी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। 5 नंबर में 8 लाइन मिलती है अभी, और जो पूछ रहा है, जो हम पहले 11वीं 12वीं या फिर उससे भी पहले जो करते थे 10th 9th में जो सोशल साइंस का पेपर होता था, तो जो पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण बताइए, तो मुख्य 5 कारण 6 कारण बता दिए, और उससे ज़्यादा आपको समय भी नहीं मिलेगा और उससे ज़्यादा आपको जगह भी नहीं मिलेगी। इंट्रो आप लिखते थे क्या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में? जैसे अगर कुछ कंसेप्चुअल सवाल है जहाँ पे इंट्रो लिखने का स्कोप बन रहा है तो वहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर पूछे कि महिलाओं के लिए योजनाएं बताइए, मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास के लिए कुछ योजनाओं पर
टिप्पणी करें। तो सीधा आप 10 योजनाओं के नाम लिख दीजिए और उसके आगे उसका ईयर लिख दीजिए, और हल्का सा अगर लिख सकते हैं तो कि वो किस क्षेत्र के लिए, कि जैसे कुपोषण को रोकने के लिए है या फिर उनको मॉनेटरी बेसिस पे सपोर्ट करने के लिए है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। पर उतना ज़्यादा स्कोप है नहीं 5 नंबर में। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाएंगे, जितना जो पूछ रहा है स्ट्रेटली आप वो लिखेंगे, तो ज़्यादा नंबर मिलने की आशंका है। बिल्कुल। इस तैयारी में मेंस के लिए नोट्स कैसे सिलेक्ट करें, सही नोट्स, क्योंकि सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है और उस पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो फाइनल, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे तो फिर रिवीजन में पैटर्न, मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो एक ही बार में कैसे, क्या टॉपर्स की पूरी बातें मान लें, जो उन्होंने पढ़ा है वही पढ़े या फिर क्या करें? जो मेंस का सिलेबस है कवर करने के लिए, एक तो पहाड़ जैसा सिलेबस है, लेकिन अगर हम उसको टुकड़ों में तोड़ें, पहली बात तो उसको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। अब जब हमसे हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं, ये एक बात है। कई लोगों ने 1.5 महीने में बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, और एक ज़रूर से हमें ये बात याद रखना है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए जा सकते, है ना। और टॉपर ने जो चीज़ें बोले हैं वो चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से है। आज मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो मेरे पर्सपेक्टिव से सही थी, मेरी सिचुएशन कैसी थी, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि मैंने कई सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाया, फिर भी उसमें अच्छा परफॉर्म करा। जैसे कि मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मैं जब 2018 का अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने पॉलिटी का पेपर में मेरे अच्छे खासे नंबर थे। मेरे उसमें 97 नंबर थे उसमें, और इकोनॉमिक्स में मेरे 96 नंबर थे। तो वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा था। जबकि अगर मुझसे कोई मांगे कि आपके इतने अच्छे नंबर हैं, वन ऑफ द अच्छे नंबर हैं, तो आप इनके मुझे नोट्स दे दीजिए, तो मैं उसको नोट्स नहीं दे पाऊँगा, पूरे नोट्स। हाँ, क्योंकि चूँकि वो मैं जैसे लक्ष्मीकांत बुक प्रेफर करता हूँ, और लक्ष्मीकांत बुक में मैंने स्किप कर चुका हूँ, लगभग 8 से 10 बार उस बुक को पढ़ा हूँ। तो मैं बस उसको एक बार पलटाता हूँ पेज को, तो मेरे माइंड में चले जाता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। पर कई लोगों का अगर पॉलिटी वीक है, होता है, जैसे मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरा हिंदी वीक है, तो उनको मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। हिंदी के लिए मैंने लगभग 10 से 12 पेपर लिखा हूँ, एक ही टेस्ट के लिए 10 से 12 बार हिंदी का पेपर लिखा हूँ, अपने दोस्तों से चेक करवाया हूँ। कि मेरे दोस्तों ने, उन्होंने मुझसे बोला कि अब तेरी कॉपी हम क्या चेक करें बार बार, इस तरह से उन्होंने मुझसे बोला। तो वो बोल रहे थे कि मैं इसमें क्या नंबर दूँ, मैं गलत सही बता सकता हूँ। मैंने बोला आपको नंबर भी देना है और कॉपी भी चेक करना है। तो इससे क्या सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है। और हम, हाँ, यही है कि आप जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा वीक जोन ये है, किसको मुझे ज़्यादा देना है, किसको मुझे कम वक्त देना है, और समय की डिमांड को बहुत ज़्यादा समझना है कि जब तक के जो समय हम किस फील्ड में वीक हो रहे हैं, किस फील्ड में ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमारी ड्रॉबैक क्या है। और स्किप भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे एक पेपर 3 में इन्वायरमेंटल वाला है पोर्शन, तो वहाँ पर ऐसा है कि उसके मैंने बहुत सारे नोट्स देखना चाहा, तो सारी कोचिंग से मिल रहे थे, लेकिन वो फॉर्डर आइटम्स टाइप की चीज़ें थी कि उसको हम लिख भी सकते थे आराम से, और उसके नोट्स बनाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और इंटरनेट पे भी मैंने देखा इन्वायरमेंटल एथिक्स का था और भी दूसरी चीज़ों का था, तो उसमें मैंने नोट्स बनाना प्रेफर नहीं किया, और मैंने अपने आप को ये मान लिया कि मैं अब उसको डायरेक्टली एग्जाम में लिखूंगा। मैंने थोड़ा सोच लिया कि इनको ऐसे इस टाइप से करना चाहिए, ये करके, और इस तरह से मैंने उसके वो कर लिया। और एक और बात इसमें ऐसी कि आप जितने श्रिंक नोट बना सकते हैं उतने श्रिंक करके बनाएं, क्योंकि क्या है, शुरू में बच्चों के बड़े बड़े नोट्स बनते हैं। मेरे भी बहुत कई बार हमने पूरी बुक को ही छाप दिए, बोले बुक और हमारी नोट्स में तो कोई अंतर ही नहीं है ना, ऐसा होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, अरे इसमें तो ये चीज़ें काटी जा सकती, छाटी जा सकती। जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, ग्रेजुअल होता है सारी चीज़ें, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो खुद ही देखेंगे कि आपके नोट्स एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बन रहे हैं और बुलेट पॉइंट वाले बन रहे हैं, और फोटोग्राफिक टाइप की चीज़ें हो जाएगी, टेलीग्राफिक टाइप की चीज़ें हो जाएगी। जैसे वो शॉर्ट नोट टाइप के स्टेनो वाले बनाते हैं ना, कि कोई बोल रहा है और फटाफट लिखना है उसको, तो वो पॉइंट में वो चीज़ें लिखती है, और ये चीज़ें आपको याद भी आती है फिर जल्दी से। तो मुझे यही लगता है कि आप जितना श्रिंक कर सकते हो उतना श्रिंक करने की कोकोशिश करें, और वो धीरे धीरे आएगी। पर आप जरूर से जरूर नोट्स बनाएं और अपने आप के ऊपर बिलीफ रखें कि हमने ये पढ़ लिए हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं आप उसको बार बार उसको रिवाइज करने के बाद हम उसको आउटपुट दे पाएंगे, और मिलेगा आपका आउटपुट। बिल्कुल। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में आपको कोई कंफ्यूजन हुआ था कि कौन सी करें, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है मेंस की टेस्ट सीरीज की? मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए मैंने देखा था कि चेकिंग पहले कहाँ अच्छी हो रही है ना। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि उसके जो टॉपिक्स हैं कैसे कैसे हैं, कि जैसे पेपर 1 का
1 2 3 आ रहा है या पेपर 1 का पार्ट ए पूरा लिया जा रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं 1 2 3 से करूँ। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 का पहला पेपर होगा, फिर 3 4 का होगा, इस तरह से। तो उसमें ये होता है कि मुझे टाइम मिल जाता है कि एक साथ पार्टी को पूरा करना 3 दिन के अंदर मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था। तो मैंने लगा कि पार्ट 1 का यूनिट 1 2 3 को मैं कर सकता हूँ कवर। और उसमें ये है कि 1 2 3 का ही आ रहा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे उन चीज़ों को। कई बार ये होता है कि हम चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और जो बार बार चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हीं को बार बार कर लेते हैं, और जो जो चीज़ छूट जाती है वो हमेशा छूट जाती है। तो ये भी हो जाता है, इसलिए कभी भी हमें कोचिंग के हिसाब से बिल्कुल चल सकते हैं आप, कोई भी कोचिंग के पेपर देखिए, लेकिन हमको अपने आप से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज जो जितने भी कोचिंग भवरकों में हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, क्योंकि कई एस्पिरेंट होते हैं कि जिन्होंने 4 4 बार मेंस लिखे हैं, 3 3 बार मेंस लिखे हैं, वो इस चीज़ को ये लेके बोलते हैं कि अरे क्या पेपर बना दिए, ये तो हम लिख लेते, इसका तो कोई लेवल ही नहीं है ना। तो और कई नए एस्पिरेंट आते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लिए, तो अब वो टफ बनाएंगे अगली बार। पहली बार में जो चेकिंग होगी बड़ी लीनियंट होगी कि इस प्लेस में लिखेंगे एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड, लेकिन सेकंड बार में इतने नंबर काटे जाएंगे और फिर डिमोरलाइज होता है बच्चा, है ना। तो मेरा ये कहना है कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम में वैसे ही आउटपुट हो, तो उससे आपको ज़्यादा वो नहीं लेना, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जो सोचा था, अगर वो क्वेश्चन मुझे बनता था लेकिन किस वजह से नहीं बना, ये आपको ज़रूर से ध्यान देना है। वजह 2 हो सकती है, एक तो आपने पढ़े नहीं थे और दूसरा आपने रिविज़न अच्छे से नहीं किए थे, और एक कभी कभी रीज़न निकल के आता है कि क्लिक नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इसमें ये कि इसका एक ही चीज़ है कि आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर नहीं भी है नोट्स, जैसे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर से रिवाइज़ करें और एग्ज़ाम जाने से पहले एटलीस्ट उसको देख तो लें, और एक माइंड मेकिंग एक ड्राफ्ट बना लें कि अगर मुझे जैसे बीज उद्योग के बारे में, मतलब जैसे बीज उद्योग के बारे में पूछा है, तो बीज उद्योग मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा हूँ, कहीं भी नहीं पढ़ा हूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, तो फिर मैं पैनिक हो जाऊँगा, अरे बाप रे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो फिर मैं क्या करूँगा कि बीज उद्योग है तो समथिंग किसानों वाला होगा, तो फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स ऐसे करके मिनिस्ट्री ऑफ ये सब लिख दूंगा। अगर बीज उद्योग मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि उसका हेडक्वार्टर भोपाल में हो, तो मैंने 2 चीज़ें तो लिख दिया। अब उसके उद्देश्य क्या है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है ना, तो ये मैं निकाल के ला रहा हूँ मन के अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, तो उस तरह से मैंने ड्राफ्ट बना लिया कि इसी से कर लूँगा। और बीज उत्तम क्वालिटी जो बेस्ट टाइप की यील्ड होती है वो देना है, और 1 2 जो सूरज धारा इस टाइप की स्कीम है जो कि बीजों के लिए आई है, तो इस तरह से मैं उसका एक ड्राफ्ट बना। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन जहाँ 5 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा था वहाँ पे मुझे 1 या 2 मिलेंगे, या फिर कम मिले लेकिन कुछ तो मिलेंगे। इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। अब आप ये बताइए कि पेपर 1 to 6 के लिए आप कौन कौन से आपने सोर्स यूज़ किए वो बता दीजिए, और एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पेपर 1 के लिए मैंने विपिन चंद्रा का यूज़ किया था, और एक आकार इंस्टीट्यूट से हिस्ट्री से पढ़ा था, वहाँ से मैंने, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैंने हिंदी से पढ़ा हूँ और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको, मुझे समय लगा, लेकिन कुछ कोचिंग्स के नोट्स अलग अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोचिंग के नहीं है, कुछ जगह से मैंने कुछ लिया हूँ, जैसे तमिलनाडु वाला जो एनसीईआरटी वाला है चीज़ें, वहाँ से मैंने आर्ट एंड कल्चर उठाया। लेकिन वही है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको जो सिलेबस में है वो टॉपिक देखना है, उसको इंटरनेट में डालो, इंटरनेट का भी यूज़ किया मैंने, और उसके बाद फिर वो चीज़ें जो आती है वो लिख लो। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मैंने वाजीराम से किया, मैंने वहाँ पे अच्छे खासे नोट्स थे उसके मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वो वाले नोट्स मैंने वहाँ से किया। उसके बाद उस समय पहले वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता था, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग इंटरनेट से कवर किया है। और एमपी के लिए कोई भी बुक है, जैसे मैं महावीर की यूज़ करता था, और पुणेकर की भी अच्छी बुक है, जैसे मुकेश बरनवाल की बुक अच्छी है, महेश बरनवाल की, है ना। तो वो जो भी बुक हो आप करें, लेकिन आप उसको श्रिंक करें, यही है श्रिंक करने का मतलब, छोटे छोटे आप नोट्स बना लें, और नहीं भी बना लें तो आप लाल पेन से या जो भी अलग टाइप के पेन से हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। और एक बार जैसे आपने पेपर दे दिए, फिर आपने देखे कि ये 3 4 पॉइंट्स है जो मुझे याद नहीं आए, तो आप उनको और एक बार और हाईलाइट कर लें कि अगली बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इन पॉइंट को जरूर देखें, क्योंकि ये पॉइंट आपके याद नहीं आया था। तो इस तरह से आप उनको कर लें। ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर का भी कुछ पार्ट आता है ना, तो वो वहाँ से कवर किया था। हाँ, एनसीईआरटी जैसे पेपर 2 के बारे में बात है, तो पेपर 2 में पहला पार्ट है पॉलिटी का, तो वो पॉलिटी हमने लक्ष्मीकांत से कवर किया और इंटरनेट का यूज़ किया।
फिर पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा हाँ। वेरिएशन आ गए। तो उसमें मतलब सोशियोलॉजी का पार्ट, फिर जैसे एमपीपीएससी की 1-2 वेबसाइट है, वहाँ से कवर किया, और डायरेक्टली इंटरनेट पे लिख दिया कि टाइप ऑफ मैरिजेस, कि आश्रम सिस्टम क्या है। पेपर 3 के लिए, पेपर 3 का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। कुछ स्टैंडर्ड आप नोट्स उठाइए मार्केट में जो भी अवेलेबल है। मैंने 1-2 कोचिंग के नोट्स लिया था, पर लेकिन हर चीज़ के अलग अलग नोट्स लिया था। और पर ज़्यादातर मैं देखूंगा कि साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता है करंट अफेयर लिखने का। कि जैसे पिछले बार क्वेश्चन आया था कि इसरो का सोशल लाइफ में, पर्टिकुलर सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक कंसेप्चुअल सवाल था। जब तक कि आप यूज करंट अफेयर लिंक नहीं रहेंगे, तो इन सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, और मुश्किल पड़ेगी आप कि जैसे शुक्रयान, आदित्य L1, ये सब चीज़ें तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बड़ा एनालिटिकल सवाल था। तो मुझे लगता है कि पेपर 3 के लिए वो रहना चाहिए। साइंस के नोट्स के लिए एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन फिर वही कहना है कि आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास, जैसे वहाँ पे एक सिलेबस में सर्किट फिजिक्स में, तो आप सीधा सर्किट डालिए इंटरनेट में, और फिर उसमें लिखिए समरी एनसीईआरटी। तो अगर वो सर्किट वाला जो सवाल है, या ऑप्टिक्स का चैप्टर है, लगभग 20 से 25 पेज का एनसीईआरटी में है, तो उसको आपको 5 से 6 पेज की समरी आपको इंटरनेट में अवेलेबल होगी। उस समरी से आप छोटी छोटी डेफिनेशंस ले लीजिए, कुछ डेरिवेशन है क्या, कुछ थ्योरीज है क्या, जैसे कि इस बार हुन्स थ्योरी आई थी, अफवाह का प्रिंसिपल आता है ना, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग होती है, तो ये कभी बार बार आ जाती है, 3 नंबर में आ जाती है, 5 नंबर में आ जाती है, तो ये वहाँ से मिल सकता है ना। और पेपर 4 इथिक्स के लिए मैंने फिर से वही बाजीराम कोचिंग के नोट्स वहाँ से प्रिपेयर किया था, और मुरनाल एक वेबसाइट है, उनके इथिक्स के लेक्चर्स देखा था मैंने, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, क्योंकि इथिक्स का पेपर रटने वाला बिल्कुल नहीं है। इथिक्स का पेपर जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप जितना ज़्यादा झुकेंगे, उतने ज़्यादा बेस्ट आंसर निकल के आएंगे आपके, क्योंकि वहाँ केस स्टडीज़ भी होती है। तो हम अब थ्योरेटिकल नॉलेज में लिखेंगे कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, इस तरह से, लेकिन अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होएंगे उतना ज़्यादा लिखेंगे। और थिंकर्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया, तो थिंकर्स मैंने 4-5 चीज़ों को लाया, पर्टिकुलर 3-4 कोचिंग के नोट्स और इंटरनेट, सबको मिक्स करके फिर मैंने अपने छोटे छोटे बना लिया। और कई सारी चीज़ों में जैसे कि मुझे रट गई थी, तो मैंने बोला अब इसके नोट्स नहीं बनाऊंगा। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें मैंने बाजीराम के नोट से पढ़ा, और कुछ कुछ मृणाल के नोट से ही पढ़ा। और थिंकर्स को मैंने शुभम गुप्ता की PDF आती है, उससे पढ़ा मैंने, वो मुझे काफ़ी कारगर लगी, और इंटरनेट का काफ़ी यूज़ किया मैंने। इसका मतलब आपने 4th पेपर के लिए नोट्स यूज किए, बुक यूज नहीं की कोई भी? जी, नहीं, लेक्सिकॉन से भी मैंने पढ़ा था। मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने लेक्सिकॉन से पढ़ा था, पर ऐसे कि लेक्सिकॉन काफ़ी लेंथी बुक है, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग है। तो वही चीज़ें हैं कि हमको जितना ज़्यादा वहाँ से मटेरियल निकालना है, जैसे कुछ कोट्स होते हैं बहुत अच्छे, जैसे एरिस्टोटल के हैं, सोक्रेट्स के हैं कोट्स, कि ये कोट्स को आप निकाल लीजिए, ये आपके बूस्टर के रूप में होगा, कि आपने जो सोक्रेट्स का है, तो आप शुरू लाइन में ही आप लिखें कि जो भी उनका कोट्स है, जैसे स्वामी विवेकानंद का कोट है कि उठो जागो और तब तक न रुकें जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए, ये ऊपर में ही अपोस्ट्रोफी कॉमा में डाल के लिखें, और उसके बाद फिर आपने उनका वर्क्स लिखना शुरू करिए, कि कर्मयोग, राजयोग, ऐसे करके उन्होंने बुक्स लिखे, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या काम किए। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक आंसर लगता है ये, बहुत ही जो चेक करने वाला है उसको लगता है कि इन्होंने सारे, फिर उनके वो जो पूछा है क्वेश्चन, तो 11 नंबर में ऐसा स्कोप है, तो ऐसा करते हैं। पेपर 5 मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे काफ़ी कम नंबर थे उसमें, और मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हिंदी के कारण ही नहीं हुआ था। और उसके बाद जब मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत किया, और अभी तो खैर रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी मुझे लगता है कि 2018 की कंपेरिजन में मैं बहुत ऊपर पहुंच चुका हूं हिंदी में, और हिंदी में तो नहीं ही रुकूंगा। और हिंदी के लिए मैंने जनरली 1-2 बुक आती है सामान्य हिंदी की, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स ही है, बस मैंने मार्केट से उठाया और उनको यूज़ करना शुरू किया, और वही कोचिंग की जो PDFs आती है उनको देखते रहा। उसमें भी मैंने शुभम गुप्ता की PDF थी, उसको भी देखा, और उसके बाद फिर एक बना लिया अपने, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैंने सोचा कि हिंदी के तो जरूर से प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा मैं, और मैंने बनाया। मैंने बोला कि सारी चीज़ें साइड में, हिंदी सबसे पहले आएगी। और शुरू में उसके 25 सवाल होते हैं, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं। वहाँ स्कोप होता है कि आप अपनी
कलाकारी दिखा सके, क्रिएटिव थिंकिंग दिखा सके, कुछ दिखा सके। लेकिन फिर भी वहाँ बुकिश लैंग्वेज में लिखना है। जो पूछ रहा है उसको सामान्य हिंदी ना सोचकर जो बेस्ट टू बेस्ट हिंदी के शब्द होते हैं, वोकेबलरी होती है, उनका यूज़ करते हुए अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद का जो होता है वो लगभग एमसीक्यू जैसा होता है कि आपको आता है तो बनेगा और नहीं आता तो नहीं बनेगा। जैसे कि विलोम शब्द, प्रशासनिक शब्दावली हो गई, तो इसके लिए एक दिन में तैयारी नहीं होती है। आप हर दिन, मैं तो ऐसा करता था कि मैं एक एक घंटा हर दिन उसको देता था, और एक एक घंटे में मैं हर दिन कभी विलोम शब्द पूछ रहा, मुहावरे, लोकोक्ति और प्रशासनिक शब्दावली, विलोम शब्द, इस तरह से मैं पढ़ता था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे करके पढ़ता था। पेपर 6 के लिए जनसत्ता एक न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स है। दैनिक भास्कर के जो नॉन पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, जैसे कि अभी अभी हाल ही में आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, समान नागरिक संहिता के ऊपर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा आर्टिकल, और इस बार मैंने पढ़ा भी। हालांकि वो नहीं आया सवाल, पर मैंने बनाया था उसका कुछ, और उसको मैं सोच रहा था कि इसमें काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो देखिए कि शुरुआत कैसे हो रही है। कि उन्होंने बोले कि महात्मा गांधी के अनुसार पृथ्वी सभी मनुष्य को इतना देती है कि सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकें, लेकिन लालच नहीं। ये कोट देते हुए शुरुआत की गई। पर्यावरण के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं अगर, तो फिर हम उसमें फैक्ट्स ऐड करें, कुछ इंडेक्स हैं उनको ऐड करें, और उसके बाद धीरे धीरे हम कंक्लूड की ओर जाएं, और बीच बीच में कोट्स डालें कि ये बताया जैसे कोट्स, और कुछ शेरो शायरियाँ लिखें। जैसे कि मैंने क्या लिखा था एक बार कि शिक्षा के ऊपर था, तो ज़िंदगी की राहों में आशा है, निराशा है, और हार को जीत में बदलना ही शिक्षा लेने वालों की परिभाषा है, या शिक्षा देने वालों की परिभाषा है। तो इस तरह से कुछ भी मन से आप बनाएं, लेकिन कुछ अच्छे जुड़ना चाहिए। युवा के ऊपर कुछ बना सकते हैं कि जागो जागो युवाओं, अब शिक्षा की तैयारी है, और लोकतंत्र में तंत्र चलाने अब युवा की बारी है। इस तरह से कुछ कुछ ऐसे ऐसे आप क्रिएटिविटी करें, कुछ आप बनाएं, तो वो क्या है, एक अट्रैक्ट करता है चेक करने वाले को। तो मुझे लगता है कि जब मैं 2018 का अटेम्प्ट दिया था तो मैंने वहाँ पे देखा था, यही सब चीज़ों से मैंने किया था। ज़्यादा मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि समय कम था, मैच्योरिटी भी कम थी, और हमें ज़्यादा उतना गाइडेंस भी नहीं मिला था। फिर भी मैंने काफ़ी कम समय में तैयारी करके भी 61 नंबर ला लिया था। तो मुझे लगता है कि 61 नंबर मेरे लिए ठीक नंबर थे, और मैंने इन्हीं चीज़ को यूज़ करा, और मेरा पेपर भी कंप्लीट हुआ। उस समय पेपर कंप्लीट होना भी बड़ा टास्क होता था, क्योंकि जी पेपर भी कंप्लीट हुआ और मुझे अच्छे नंबर भी मिले। एमपीपीएससी की जर्नी में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, और आप सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा रहते थे कि मोटिवेशन बाहर से लेते थे? मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए जब हम बाहर से सोर्सेज ढूंढते हैं, तो एक बार अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि मोटिवेशन कहीं और से नहीं आ रहा है, वो हमारे अंदर ही है। इसका एक रियल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे मैं जब घर जाता था, तो मेरी मम्मी थोड़ी सी वृद्ध हो चुकी है, तो वो जब बर्तन धोती थी तो मैं उनको बोलता था कई बार कि मम्मी आप बर्तन धोइए मत, अभी किसी को लगा लेते हैं जो कि बर्तन धोएंगे। तो मम्मी मुझे बार बार ये टॉन्ट मारती थी कि तू दे रहा है क्या पैसे, तू जब लग जाएगा तब लगा देना, वो इस टाइप से। तो वो मुझे एक टॉन्ट भी मारती थी, तो मैं उस चीज़ को मान के अलग हट जाता था। लेकिन मेरे मन में वो कहीं ना कहीं चीज़ खलती थी कि मैं क्यों नहीं लग पा रहा हूँ जॉब में, या फिर मुझे मेरी जो मैंने देखा हूँ एक सपना, वो मैं कब बनूंगा, और मुझे बनना है ताकि ये सब चीज़ों से अलग हो। तो एक छोटी सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बड़ा मोटिवेशन आया कि देखो पापा मम्मी इन चीज़ों में भी तभी भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप करिए। पापा कहते थे कि सारी टेंशन छोड़ दो, सारी टेंशन मुझे दे दो, किस बात की आपको दिक्कत है वो बताइए। तो जब हम सोचते थे कि इतनी सारी टेंशन लेने के बावजूद भी पापा इतने मोटिवेट करते हैं, मम्मी इतनी मोटिवेट करती, भाई है, फ्रेंड्स हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। जैसे तो बड़ा एनर्जी होती थी। तो मोटिवेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अंदर से ही आ रहा है, और अपने सपने को देखते रहना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जो फेलियर लोग हैं उनसे भी ज़रूर बात करना चाहिए कि आपकी दिक्कतें कहाँ रही, आपने क्या ऐसी चीज़ें की है जिससे आपको कहीं ना कहीं सफलता लेने में दिक्कत हुई। सेलेक्टेड से तो बिल्कुल करना ही चाहिए, पर उनसे भी जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे सारे ऐसे वेराइटी ऑफ थॉट्स हो, है ना, तो वो एक मोटिवेशन का रहता है। अब जैसे मैं जब रूम पे पढ़ता था अपने, तो मेरे साथ मेरा जो रूममेट है वो सो रहा है, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी सो जाऊँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो फिर मैं लाइब्रेरी चले गया। तो लाइब्रेरी में देखा कि मेरे इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो अब मैं डिमोटिवेट हो गया कि मैंने बोला इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं और मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और मैंने देखा कि अरे वो बालक तो काफ़ी समय से पढ़ रहा है और वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। यानी कि हम अपने मेंटल सेटअप है ये,
कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। एमपीपीएससी में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगा? अगर मैं 3 ऑप्शन दूंगी उनमें से केवल एक को चूज करना है, नोट्स, आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज, तीनों में से एक चूज करना हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो किसको चूज करोगे आप? नोट्स, आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज? मैं टेस्ट सीरीज को इतना ज़्यादा चूज नहीं, सेकंड नंबर पे रखूंगा, लेकिन पहले नंबर पे नोट्स रखूंगा, क्योंकि नोट्स ऐसे हैं कि आप नहीं भी बना पा रहे हैं पर एंड ऑफ द डे सबसे पहले अगर आपका सबसे कम समय बचा रहता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपने नोट्स पढ़ता है और वो उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हमारे पास इतने नोट्स हैं और हम ये नोट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। और हाँ, पर इसमें ये भी है कि अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो बिलीव इन योरसेल्फ कि जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, हम भी वहीं से निकल के आए हैं। और आप भी उस चीज़ को देखिए कि अगर मेंटल सेटअप बना लिए कि हमको हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो ये अब ये हमारे 80 में है तो हम इसको 100 लेके जाएंगे, फिर 0 में है तो उसको 20 में लेके जाएंगे, 20 है तो फिर उसको 40 लेके जाएंगे। इस तरह से हम उसको तोड़ के आइडेंटिफाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने यही बताया कि इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज़ में कभी अच्छे नंबर भी आ जाते हैं कई लोग के, 86 90 आ जाते हैं, 96 आ जाते हैं, तो एकदम हवा में उड़ जाते हैं कि अरे बाप रे मेरे इतने नंबर आए। 4-5 लोगों को कॉफ़ी है सामने टेबल में रख देंगे कि देखो नंबर देखो हमारे वाले, इस टाइप से है। और कई बार कम नंबर आते तो फिर अंदर रख लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं, बैलेंस रहना है, ज़्यादा नंबर से भी कुछ नहीं होगा, बस अपना आइडेंटिफाई करते रहना है। अभी आगे आपका क्या एम है? मेरा अभी एम है, मैं अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पे चयनित हूँ, तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हूँगा। तो 2019 का इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपरेशन अभी भी कर रहा हूँ और लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है। मैं किसी पद में भी आ गया हूँ तब भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। हो सकता है मैं डिप्टी कलेक्टर भी बन जाऊँ, फिर भी मैं लर्निंग लेते रहूँगा अपने आसपास से। आज मेरा कंपटीशन स्टूडेंट से हैं, जो एस्पिरेंट हैं उनसे हैं। मैं जब सेलेक्ट हो गया हूँ तब मेरा कंपटीशन अब क्रीम से होगा, तो बेस्ट टू बेस्ट लोगों से मेरा कंपटीशन होगा। तो मुझे तैयारी ने यही सिखाई कि हमेशा लर्निंग लेते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी पद पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। बिल्कुल। एक कोई एस्पिरेंट जो रिमोट एरिया में है और वहाँ बैठ के आपका वीडियो देख रहा है और वो उसको मोटिवेशन है कि उसको भी एक ऑफिसर बनना है या एमपीपीएससी में सेलेक्ट होना है, तो अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो आप उस क्या सलाह देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे? पहला तो यही है कि मेंटल सेटअप बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर एक बार सोच ली मुझे एमपीपीएससी निकालना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो उसकी धुंधली इमेज आपके मन में नहीं होना चाहिए कि वो जो कुर्सी में आप बैठना चाहते हैं वो आपको एकदम साफ नज़र आनी चाहिए। और मीडियम का एक बताया मैंने कि मीडियम का आपको पहले तो कंसोलिडेट करके रखना है कि मुझे हिंदी से लिखना है या इंग्लिश लिखना है, बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। और एक ये होता है परसेवरेंस और पेशेंस, ये पहले से ही अपने मन के अंदर डाल के रख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी समय मांगती है। हम इस दौर से गुजर के आए हैं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था लेकिन मुझे 5 साल लग गए, 4 साल लग गए। पर चूँकि फिर एक बार अगर हम प्रीलिम में या किसी भी चरण में अगर फेल हो जाते हैं तो हम वापस से सेम लाइन पे खड़े हो जाते हैं और करना पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर वो है लगन है, ललक है कि हमें वो कुर्सी दिख रही है और हम उसके लिए करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस चीज़ को लाएगी। तो पहली तो यही प्रायोरिटी है कि हम अपने अंदर वो चीज़ लाएँ कि स्ट्रेंथन करें कि नहीं मुझे करना है या नहीं करना है, पहले तो ये। दूसरा संयम रखना है, डेडिकेशन रखना है ना, और डिसिप्लिन रखना है। ये तो बात हो गई ये वाली। और बात अगर नोट्स की है, प्रिपरेशन की है, तो प्रिपरेशन आप बेसिक आप एनसीईआरटी से शुरू करें या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या आपको किसी ने रेफ़र किया है कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग के आपके नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो वो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा कहना है कि हर कोचिंग के नोट्स कुछ कुछ सब्जेक्ट में अच्छे भी हैं, किसी कोचिंग में कुछ अच्छा नहीं है तो किसी कोचिंग में कुछ अच्छा है ना। आजकल टेलीग्राम चैनल्स में और यूट्यूब चैनल्स में कई सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम एक बार सेलेक्ट कर लें टॉपिक को कि मुझे ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। जैसे मैंने हिंदी का टॉपिक शुभम गुप्ता से पढ़ा था, मैंने ये वाला टॉपिक आकार से पढ़ा था, ये वाला टॉपिक चेतन मीना से पढ़ा था, ऐसे करके बहुत सारी कोचिंग्स थी। मैंने बाजीराम से पढ़ा था, मैंने इंटरनेट का यूज़ किया, तो अलग अलग चीज़ों से पढ़ा और उसका उनको श्रिंक किया और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, है ना। तो धीरे 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 फिर वो आगे बढ़ी चीज़ें और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डीप में गाइडेंस दिया और मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर कोई भी देख रहा होगा पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, जो कोई भी ये वीडियो देखेगा, जो भी एस्पिरेंट, तो
कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, अब उसके मन में नहीं बचा होगा। आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ऑनेस्ट दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और अंतिम में मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, कि शिक्षा की उस सीढ़ी से अब जाग उठी तरुणाई है, काबिल होकर पाट रही भेदभाव की खाई है, और फट जाने दो दिल के अंदर धधक रही चिंगारी को, कोई दूजा रोक न पाए मिशन की तैयारी को, कोई दूजा रोक न पाए MPPSC की तैयारी को। धन्यवाद।